बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास हम लोग प्रधान शिक्षक का कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 3 हमारा चल रहा है। यूनिट 3 में 3 पार्ट हो चुके हैं और आज हमारा चौथा पार्ट होगा। और इस 4th पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन बॉल्बी के अटैचमेंट थ्योरी को, और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस क्लास में डिस्कस होगा और वो है इमोशन। ठीक है, इमोशन यानी कि संवेग, और संवेग के ऊपर जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो सारा डिस्कस किया जाएगा। और कई तरह के इमोशन को लेकर के कई तरह के थ्योरीज़ हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के, उन सभी थ्योरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा सा लंबा क्लास भी होगा, तो बने रहेंगे पूरे क्लास में। आइए शुरुआत करेंगे, क्लास की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस तो आप लोगों ने देखा ही है। सिलेबस में अभी हम लोग का 3rd यूनिट में जॉन बॉल्बी का सिद्धांत अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा, नैतिक विकास और बच्चे। इसमें जीन पियाजे और कोहलबर्ग के थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत एवं अन्य विचार। ठीक है, तो जॉन बॉल्बी का सिद्धांत क्या कहता है, उसकी ओर बढ़ने से पहले हम लोग जॉन बॉल्बी का शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं सारे क्लासेस में जितने भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उनका शॉर्ट इंट्रो लाता हूं, ताकि आपकी जो अवधारणा है उनके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए कि वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, उनसे संबंधित एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जॉन बॉल्बी, इनका जन्म 26 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु इनकी 2 सितंबर 1990 को हुई थी। ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक भी थे। ठीक है, ये साइकेट्रिस्ट भी थे और ऐसे व्यक्तियों के डॉक्टर थे जिनको मानसिक रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और साथ ही मनोविश्लेषक थे। इनके पिता एंथनी अल्फ्रेड बॉल्बी लंदन के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, बॉल्बी अपने लगाव के सिद्धांत अटैचमेंट थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो लगाव का सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है लगाव है क्या, अटैचमेंट क्या होता है। तो लगाव का मतलब एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ जो संबंध होता है उसी को लगाव कहते हैं, परस्पर संबंध जो बनता है। अब बचपन से इसकी अवधारणा डेवलप होती है ना। एक छोटा बच्चा जब उसका जन्म किसी भी परिवार में होता है तो सबसे जो नज़दीकी रिश्तेदार उसके होते हैं, उसकी माँ, उसके पिताजी एवं उसके जो घर के अन्य सदस्य हैं, दादा दादी, चाचा चाची, तो उनके साथ क्या होता है, उनका अटैचमेंट होता है। और जब अटैचमेंट होता है तो बच्चे के मन में उनके प्रति एक विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसी को लगाव कहते हैं। तो लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है। लगाव क्या है, तो लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है, ये इमोशनल रिलेशनशिप है। और ये खास बात इसमें ये है कि व्यक्ति का लगाव अपने ही परिवार के व्यक्तियों के साथ केवल नहीं होता है, बल्कि संसार के किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है ना। तो जो 2 व्यक्तियों को आपस में बांधता है, यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान जो है दूर चला जाए तो उसका लगाव कम हो जाता है, उसका संबंध ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं होती है इसमें। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। लगाव की भावना तब और प्रबल हो जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं तथा उसे सहज महसूस करवाते हैं। जब शिशु को उनकी आवश्यकता पड़ती है, खास करके तब जब वह बीमार हो, घायल हो या फिर संवेगात्मक रूप से दुखी हो, उस टाइम पे अगर उसे रेनफोर्समेंट मिलता है अपने अभिभावक के द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति अथाह स्नेह की भावना उत्पन्न होती है और वहीं से लगाव का निर्माण शुरू हो जाता है। लगाव शिशु के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। यदि शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर हो जाती है तो वह विश्वास करना सीख लेता है और सुरक्षित तथा मूल्यवान महसूस करने लगता है। जैसे जैसे शिशु का दूसरों से लगाव प्रबल होने लगता है, वैसे वैसे शिशु अधिक आत्मविश्वासी भी होने लगता है। तो अगर बचपन में इस तरह की
इस तरह के परिवेश बच्चे को मिल जाए, इस तरह का अटैचमेंट अपने अभिभावकों के साथ हो, अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ हो, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। लगाव शिशु के संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यदि शिशु की आवश्यकताओं की पूर्ति सही समय पर होती है तो वह क्या होता है, विश्वास करना सीख लेता है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लगाव के संबंध में जॉन बॉल्बी 26/2/1907 ईस्वी से 20/9/1990 भी हम लोगों ने इनका डिस्कशन किया शॉर्ट इंट्रो में। तो इनका लगाव का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हुआ। जॉन बॉल्बी ने लगाव के विकास की कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे इन सभी अवस्थाओं को, और उन अवस्थाओं में बच्चे की कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो जो सबसे पहली अवस्था है ये कहलाती है लगाव से पहले की अवस्था। ठीक है, प्री अटैचमेंट स्टेज इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। यह जन्म से 1.5 महीने तक की अवस्था के दौरान ये भावना प्रबल होती है किसी भी शिशु में। जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम पे वह किसी को नहीं जानता है। 1.5 महीने तक वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीज़ों को महसूस करना शुरू करता है ना। आप देखोगे कि उस टाइम पे बच्चे को किसी से कोई मतलब नहीं है, बच्चा को कुछ नहीं पता है। अगर उस टाइम पे बच्चे को अपनी माँ से अलग करके किसी अन्य व्यक्ति के पास, किसी अन्य महिला के पास रख दिया जाए तो वह, और वहीं पे उसका लालन पालन किया जाए, तो बच्चा क्या होगा कि उन्हीं को अपना माँ मानने लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे किसी भी कारण से किसी अन्य महिला के पास बच्चे चले जाते हैं और उन्हीं को अपना माँ मानने लग जाते हैं। तो लगाव उस टाइम पे, जन्म के टाइम पे बच्चे को किसी से कोई लगाव नहीं है, और इसीलिए इस अवस्था को लगाव से पहले की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में शिशु पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, वयस्कों की आंखों में आंखें डाल करके देखना या नज़र मिलाने जैसी क्रियाओं को संकेतों की तरह उपयोग करके आसपास के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। उनको अच्छा लगता है जब उन्हें कोई गोद में लेता है, थपकी देता है, लोरी सुनाता है या प्यार से उनसे कुछ कहता है। वहीं यदि कोई उनको गोद से उतार दे तो वे रोने लग जाते हैं। वे वयस्कों से प्रेरित होकर के अपना व्यवहार निश्चित कर लेते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस उम्र तक शिशु अपने पालनहार से कोई विशेष नाता नहीं बनाते हैं और सभी वयस्कों से उनकी अपेक्षाएं एक जैसी रहती हैं। ठीक है, कोई भी उनके पास आता है तो शिशु की अपेक्षाएं एक जैसी रहती हैं कि सभी लोग उनसे प्रेम करें, सभी लोग उसका ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी अवस्था है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, और यह अवस्था 1.5 महीने से लेकर के 6 से 8 माह की होती है। इस अवस्था में लगाव निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, बच्चे पहचानने लग जाते हैं। ठीक है, यह वह समय होता है जब हालांकि शिशु परिचित पालनहार या माँ और अन्य वयस्कों में फ़र्क तो पहचानते हैं, अपने और उनके व्यवहार में अंतर करते हैं, फिर भी उनसे जुदा किए जाने पर वे सख्त प्रतिरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक उनका लगाव प्रगाढ़ नहीं होता है। ठीक है, ये ज़रूर है कि वे माँ या पालनहार की उपस्थिति में ज़्यादा स्वाभाविक व सहज महसूस करते हैं। अर्थात इस अवस्था में शिशु लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था में होते हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में लगाव पूरी तरह से प्रगाढ़ हो जाता है, बच्चा समझने लगता है चीज़ों को। ठीक है, और यह होता है 6 से 8 माह की अवस्था से लेकर के 1 से 2 वर्ष की आयु की अवस्था लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में साफ तौर से शिशु जो है वो अपने पालनहार से नाता बना लेता है, तो शिशु पालनहार का नाता प्रस्तुत हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, तो जहाँ से भी सवाल बनने चाहिए तो उस पॉइंट को आपको नोट करते चलना चाहिए। और वैसे जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने उठाए हैं, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, वे सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। कहीं से भी कोई भी जो पार्ट है ना वो वेस्ट नहीं होता है, सारे पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा सारे क्लास में जितने भी टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं वे सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट करते चलना है
और रिमेंबर भी करना है, ताकि क्वेश्चंस जब आएँ तो आप उसका आंसर कर सकें। तो सबसे पहली बात इसमें ये रखना है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जॉन बॉल्बी के सिद्धांत के अनुसार लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था किस आयु सीमा में होती है, तो आयु सीमा याद रखनी है 6 से 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था होती है। प्रश्न को उल्टा करके पूछा जा सकता है ना, प्रश्न को उल्टा कर दिया जा सकता है कि 6 से 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच जो लगाव की अवस्था के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था होती है, या जॉन बॉल्बी के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था होती है। तो यह होती है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। ठीक है, ये तो अवस्था से संबंधित प्रश्न बनेंगे इस तरह से। और अगर विशेषता से प्रश्न बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि 4 विकल्प 3 विकल्प 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे और उनमें से एक सही होगा या 2 सही होगा, ऐसा भी होता है। चूँकि आप लोगों ने देखा है बीपीएससी के ऑप्शंस में 1 से अधिक वाला रहता है और उपरोक्त में से कोई नहीं वाला भी रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये जो विशेषता है, तो विशेषता इसकी क्या है, शिशु पालनहार का नाता प्रस्तुत होता है, ये पहली विशेषता है। इस उम्र के बच्चे समझने लगते हैं कि वस्तु की आंखों के ओझल होने के बावजूद वस्तु का अस्तित्व बरकरार रहता है, ये दूसरी विशेषता है। गायब भर होने से उनके अभिभावक रक्षक पालनहार नष्ट नहीं हुए हैं, ये तीसरी विशेषता है। इसी कारण से उनके इधर उधर जाने पर रोने लगते हैं और उनको साथ रखने की सचेत कोशिश करते हैं, उनका पीछा करके, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करके इत्यादि। जो बच्चे अपने पालकों के रिश्ते को लेकर के सहज और निश्चिंत होते हैं, वे अपने आसपास को ज़्यादा आत्मविश्वास से खोज या टटोल पाते हैं, ये अगली विशेषता है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट विशेषता यहाँ पे देखिएगा कि जो बच्चे अपने पालकों के रिश्ते को लेकर के सहज और निश्चिंत होते हैं, वे अपने आसपास को ज़्यादा आत्मविश्वास से खोज या टटोल पाते हैं। ठीक है, अब चौथी अवस्था पे आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है विपरीत संबंध का निर्माण। ठीक है, विपरीत संबंध का निर्माण 1 से 2 वर्ष से लेकर के ऊपर की अवस्था ये होती है। 2 साल की उम्र के बच्चे जो हैं भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लग जाते हैं, वे सेंटेंस बना करके बोलना शुरू कर देते हैं, साथ ही उनके भाव भी प्रकट होने लगते हैं, जिससे वे यह समझने लगते हैं कि माता पिता के आने में देरी का कोई कारण होगा और किसी वजह से वे बच्चों से दूर भी जाते हैं। इससे वे वयस्कों के आसपास न होने से उतना विचलित नहीं होते हैं और ना ही उनके तुरंत न लौट आने पर रोते हैं। एक और अंतर जो बच्चों के व्यवहार में देखा जाता है वह यह है कि बड़ों का पीछा करने की बजाय वे इस उम्र में उन्हें रोकने के लिए नए तरीके अपनाते हैं, जैसे मौखिक रूप से जिद करके जिद बांध लेंगे कि मुझे छोड़ के मत जाओ या मुझे लेते चलो। ठीक है, इस तरह के विशेषताएं इस उम्र में देखने को मिलती हैं। तो ये कहलाता है विपरीत संबंध के निर्माण की अवस्था। तो इस तरह से 4 स्टेजेज जॉन बॉल्बी के सिद्धांत में दिए गए हैं। इन चारों स्टेज को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, चारों की अवस्था जो है उसको ध्यान में रखना है और चारों की कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताओं को अच्छे से ध्यान में रखना है। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है और इसके साथ साथ आप इसके कुछ प्रश्नों के बाद संवेग वाला चैप्टर भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो संवेग वाला टॉपिक भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और कई सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न काफ़ी आसान सा है, जॉन बॉल्बी किस देश के रहने वाले थे? तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि जॉन बॉल्बी एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, तो यहाँ पे इंग्लैंड हमारा सही ऑप्शन होगा, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का अन्य व्यक्तियों से बनने वाला भावात्मक संबंध जो उसके विकास को प्रभावित करता है क्या कहलाता है? आश्रित, समीपस्थ, विन्यास, लगाव, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि यह लगाव की अवस्था कहलाती है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
इस तरह से कुछ आसान प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन बॉल्बी महोदय हैं, है ना, जॉन बॉल्बी। और आपके विकल्प में देखिए जॉन बॉल्बी है नहीं, एरिक एरिक्सन है, वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है। अच्छा, एरिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग कौन सा सिद्धांत कहते हैं? पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जॉन बॉल्बी का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विन्यास का सिद्धांत, ठीक है, इसके फोल्डिंग वाला जो थ्योरी दिया है वो वाइगोत्स्की ने दिया है। इसके बाद जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के दो थ्योरी हैं, एक तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का है, दूसरा नैतिक विकास की अवस्था का है, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने दो मुख्य अवस्थाएं बताई हैं, स्वायत्त अवस्था, प्रयत्त अवस्था, और एक बीच में मध्यावस्था भी है। तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए हैं। कितने चरण बताए? तो 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से चरण है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था फर्स्ट स्टेज है, सेकंड में आ जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से जीन पियाजे के 4 अवस्थाओं को आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी हम लोग लगाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इसके ऊपर बने रहेंगे। अगला प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना, क्योंकि जॉन बॉल्बी ऑप्शन में है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। लगाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, लगाव शिशु के संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। ये तो सही है। लगाव की भावना तब प्रबल होती है जब बच्चे को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। ये गलत है, कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता। जब उसे सहज स्वाभाविक वातावरण मिलता है तब लगाव की भावना प्रबल होती है। लगाव प्रबल होने पर बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, जॉन बॉल्बी ने लगाव के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो अवस्थाओं का जिक्र भी हम लोगों ने किया। टोटल 4 अवस्थाओं का जिक्र इन्होंने किया जॉन बॉल्बी ने। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं, यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है। अच्छा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? लगाव से पहले की अवस्था। इसको प्री अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं, सॉरी प्री अटैचमेंट स्टेज कहेंगे, है ना, अवस्था है ना। ये जन्म से लेकर के 1.5 माह की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। ये 1.5 माह से लेकर के 6 से 8 महीने का होता है। तीसरा है लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था। यह अवस्था 6 से 8 महीने से लेकर के 1 से 2 वर्ष की आयु तक का होता है। और चौथी अवस्था है विपरीत संबंध का निर्माण, और इसकी अवस्था 1 से 2 वर्ष के उपरांत की अवस्था होती है ये। ठीक है। अच्छा, क्लास अगर आपको हमारा पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम अवस्था अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, विपरीत संबंध का निर्माण। ठीक है, विपरीत संबंध का निर्माण की अवस्था ये अंतिम अवस्था है। अगला प्रश्न है, जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की किस अवस्था में शिशु अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है? तो ये देखिए, ये क्या है? ये विशेषता वाला सवाल है। ठीक है, यहाँ पे विशेषता है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के विकास की किस अवस्था में शिशु अपनी माँ या पालनहार को पहचानने लग जाता है। तो ये क्या है? ये फीचर है, विशेषता है। तो कौन सी अवस्था थी? पहली अवस्था में तो वो नहीं पहचानता है, दूसरी अवस्था में पहचानता है। तो दूसरी अवस्था क्या कहलाती है? दूसरी अवस्था कहलाती है लगाव निर्माण की प्रक्रिया अवस्था, और ये होता यहाँ पे तीसरे विकल्प में हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं? अब ये भी देखिए, ये भी क्या है? ये भी विशेषता से उठाया गया सवाल है, बनाया गया सवाल है। और आप लोगों की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं, खुद प्रिपेयर किए हैं, और
क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह से पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार करने में। तो यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होगा, किस आयु में बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लग जाते हैं। लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, विपरीत संबंध का निर्माण, लगाव निर्माण की प्रक्रिया। देखिए अगर आपको स्टेज याद नहीं है तो यहाँ पे ये जो अवस्था की आयु दी गई है, यहाँ से आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कौन सा सही होगा। ठीक है, हालांकि गेस करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कि आपके दिमाग से अगर निकल गया तो आप कैसे गेस करेंगे और अच्छे तरीके से गेस कैसे किया जाता है। तो देखिए भाषा की जब बात आती है तो हम सभी को पता है कि बच्चे 2 वर्ष की अवस्था से जनरली क्या होता है, बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से 2 वर्ष यहाँ हमारा है। विपरीत संबंध का निर्माण यानी कि चौथी अवस्था, तो चौथी अवस्था में भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल कर लेते हैं बच्चे, है ना, भाव के साथ अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना शुरू कर देते हैं और वो होती है चौथी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सी रचनाएं जॉन बॉल्बी की हैं। जॉन बॉल्बी ने कुछ बुक्स भी लिखे हैं और इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ द चाइल्ड्स टाइड टू हिज मदर, सेपरेशन एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड मॉर्निंग इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, द स्कूल एंड सोसाइटी। देखिए द स्कूल एंड सोसाइटी एरिक एरिक्सन की किताब है और बाकी ABC ये तीनों इन्होंने लिखी है। ठीक है, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, किस अवस्था या आयु में बच्चे और उसके पालनहार यानी कि माँ का नाता प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से विशेषता वाले सवाल को अदल बदल करके दिया जा सकता है और आप ध्यान में ये रखिएगा कि कभी अवस्था पूछी जा सकती है या कभी कभी क्या केवल आयु पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों विकल्प दे रखे हैं, आयु भी है अवस्था भी है, लेकिन एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आयु हटा करके केवल अवस्था कर दिया जाए और कभी कभी उल्टा किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने विशेषता वाले प्रश्नों को भी तैयार किया है, मिलाया इसमें। तो किस अवस्था या आयु में बच्चे और उसके पालनहार यानी कि माँ का नाता प्रस्तुत हो जाता है। तो पहली अवस्था लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था, जब लगाव की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, बच्चे का संबंध जो है वो बन जाता है, तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा सही। इसकी अवस्था 6 से 8 माह से लेकर के 1 से 2 वर्ष की होती है। अगला सवाल ले उससे पहले अगर आप एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज आ गया है तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से क्या संवेग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, भय, क्रोध, पलायन, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को कहा कि इसी क्लास में हम लोग संवेग को भी डिस्कस करेंगे, तो संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ से हम लोग आगे संवेग को समझेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल संवेग क्या नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए भय है, क्रोध है, पलायन है, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पलायन संवेग नहीं है, भय और क्रोध संवेग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संवेग है क्या। चलिए आइए संवेग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए संवेग की अंग्रेजी होती है इमोशन। इमोशन यानी ई प्लस मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति, और वह गति जो हमारे भावों को प्रकट कर दे। ठीक है, यानी अंदर के भाव जब बाहर की तरफ गति करते हैं, हमारे मन में हमारे अंदर जो भी भावनाएं चल रही हैं वो अगर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाए तो उसी को इमोशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अंदर के भाव बाहर प्रकट होते हैं तो उसे ही संवेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे संवेग क्लियर हो गया। अब इसे सपोज दैट अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अचानक से आपने कुछ ऐसा चीज़ देख लिया जिससे आपको डर लग जाए। मान लो कि आपके पैर के पास सांप आ गया, तो क्या होगा कि आपके जो मन में भावनाएं हैं वो डर, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा। आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जो भी लोग आपको उस टाइम पे देखेंगे
तो वो उन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि आपने कुछ डरावना देख लिया है, ठीक है। तो संवेग उसी को कहते हैं। जब हमारी जो भावनाएं हैं अंदर में वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से या फिजिकल अपीयरेंस से पता चल जाए तो उसी को क्या कहेंगे, इमोशन कहेंगे। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है। इमोवेयर का अर्थ क्या होता है, इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित होना, ठीक है, गेट एक्साइटेड। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। संवेग को क्या कहते हैं, व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। अतः संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो संवेग से रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए संवेग के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषाएं दी हैं, उसको भी समझ लेते हैं। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा, ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कथन वाला अगर प्रश्न पूछ देगा और आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत आंसर करके चले आओगे। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है। ड्रेवर के अकॉर्डिंग संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने कहा था कि संवेग क्या है, तो संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें जो शारीरिक परिवर्तन है, यह परिवर्तन प्रबल भावना के कारण, एकदम प्रबल भावना जब आती है ना तभी वो एक्सप्रेशन आते हैं। उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। और हर एक सिचुएशन में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं और वो डिफरेंट होता है, निश्चित प्रकार का व्यवहार, ठीक है। अगर आप भयानक चीज़ देख लेते हो तो आपके अंदर डर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी डरावनी चीज़ को देख करके हंसने लग जाओ, ठीक है। कॉमेडी को जब आप देखोगे तो आपकी हंसी आएगी, ऐसा नहीं है कि आप रोने लग जाओगे, ठीक है। तो निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है, ये ड्रेवर महोदय ने कहा। रॉस के अकॉर्डिंग संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, ये रॉस ने कहा। तो रागात्मक तत्व अगर पूछ दिया, रागात्मक तत्व अगर रहेगा कथन में तो ऑप्शन में आपको ध्यान में रखना रॉस, रा से रागात्मक, र से रॉस, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग को कुछ ना कुछ न्यूमोनिक्स बना लेना है याद रखने के लिए। जर्शिल्ड के अकॉर्डिंग है किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। संवेग के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। संवेग को डिवाइड करने वाले मैकडूगल थे। मैकडूगल के अकॉर्डिंग संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग का संबंध किससे होता है, तो मूल प्रवृत्ति से होता है। अब ये मूल प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति जो है ना, मूल प्रवृत्ति मानव जो कार्य बिना सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाता है। इसको सहज स्वाभाविक स्वभाव कहते हैं, ठीक है। किसी भी स्कूल में जा कर के किसी अन्य व्यक्ति से उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये जन्मजात होती हैं या फिर पर्यावरण से इंटरेक्शन के बाद डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो मानव के, क्या कहा यहाँ पे, मानव जो कार्य बिना सीखे हुए, ठीक है, बिना किसी से सीखे हुए जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। और यह युगों युगों से चली आ रही है। जिस टाइम पे इंसान पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम पे भी उनमें ये प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं। और आज के समय में जब हम लोग कह रहे हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्राणी है, तो उस टाइम पे भी वे सारी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं हमारे अंदर, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। यह एक आंतरिक बल की तरह होता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है।
अगर किसी व्यक्ति के अंदर मान लिया कि मूल प्रवृत्ति नहीं है तो एक तरह से वो कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसकी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग संबंधित होता है। ठीक है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक एक संवेग संबंधित है और संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। और संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है, ये कहना किसका है, तो मैकडूगल का है। मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग। और एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे टेबल में देखते चलेंगे। जो पहली मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन। पलायन मूल प्रवृत्ति। अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में देखा कि निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है, और वहाँ पे विकल्प क्या था, पलायन। ठीक है, तो पलायन संवेग नहीं है, पलायन मूल प्रवृत्ति है। और पलायन का संवेग क्या है, भय। ठीक है, पलायन का जो संवेग है वह भय है। ठीक है, दूसरा है युयुत्सा, कॉम्बैट, जिसको युद्ध करने की इच्छा, वो उसका संवेग क्रोध है। ठीक है, अगर आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो यहाँ से कॉम्बैट यानी युयुत्सा की प्रवृत्ति सहज ही आ जाती है। या अगर युयुत्सा की प्रवृत्ति है सहज, तो क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मैकडूगल ने कहा कि संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों से ये सभी संबंधित हैं। ठीक है, तीसरा है निवृत्ति। निवृत्ति यानी रिपल्सन, घृणा, इसको कहते हैं नफरत, डिसजस्ट। संतान की कामना, ये चौथी मूल प्रवृत्ति है। इसके डेवलप होने से कौन सा इमोशन जागृत होता है, वात्सल्य का, टेंडरनेस। इंसान का स्वभाव वात्सल्य हो जाता है। इसके बाद है शरणार्थी, रिफ्यूजी। तो शरणार्थी का जो शरणार्थी ये मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग है करुणा। इसका संवेग क्या है, करुणा। काम प्रवृत्ति, इसका संवेग है कामुकता। ये सारे जो प्रवृत्तियां हैं ये सदियों से चली आ रही हैं। जब इंसान का यहाँ पे धरती पे प्रादुर्भाव हुआ था उसी टाइम से ये सारी प्रवृत्तियां चलती आ रही हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इसकी मूल प्रवृत्ति आश्चर्य। दैन्य, सबमिशन, आत्महीनता, इसका संवेग है। आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड, ये मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग है आत्माभिमान, इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। इसके बाद है सामूहिकता यानी कि ग्रुपिंग, और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या, इसका संवेग क्या है, इसका संवेग है एकाकीपन। इसके बाद है भोजन की खोज, इसका संवेग भूख। ठीक है, संग्रहण, इसका संवेग अधिकार। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है रचना धर्मिता, कंस्ट्रक्शन, इसका संवेग है कृतिभाव, क्रिएटिवनेस। और हास का संवेग है आमोद। ठीक है, लाफ्टर का एम्यूजमेंट। तो इस तरह से 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और इनसे रिलेटेड एक एक संवेग है। तो मैकडूगल के अकॉर्डिंग ये 14 संवेग बताए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ में यहाँ पे इस टेबल में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्तियों को और उनके संवेग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जैसे पलायन याद रखिए, भय, युयुत्सा याद रखिए, क्रोध, ठीक है, शरणार्थी, करुणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, भोजन की खोज, भूख, रचना धर्मिता, कृतिभाव। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। संवेग से संबंधित आप कुछ सिद्धांतों को भी समझ लेते हैं। और इसमें पहला जो सिद्धांत है जेम्स लेंज का सिद्धांत है। जेम्स लेंज का सिद्धांत क्या है, तो यह सिद्धांत बताता है कि वातावरण से उत्पन्न होने वाले उद्दीपक आंतरिक अंगों में परिवर्तन यानी कि शारीरिक उत्तेजना को जन्म देते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में संचलन की शुरुआत होती है और वही सारी चीज़ें संवेग के रूप में प्रकट होती हैं।
अब इसमें कुछ जो शब्द हैं इसका अर्थ जानना ज़रूरी है, सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे उद्दीपक है, तो उद्दीपक होता क्या है? उद्दीपक को अंग्रेजी में हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है, स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस। उद्दीपक होता क्या है? तो उद्दीपक एक कह सकते हैं कि वह पदार्थ है या वह वस्तु है जिसके देख लेने मात्र से व्यक्ति के या किसी भी अन्य जीव के शरीर में संवेग की उत्तेजना प्रारंभ हो जाती है। अभी जैसे इसका उदाहरण मैंने कहा, अभी एक उदाहरण मैंने लिया था कि आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक से आपको सांप दिख गया, तो सांप उद्दीपक हो गया, ठीक है। सांप क्या हो गया? सांप उद्दीपक हो गया, वो स्टिमुलस हो गया। छोटे बच्चे हैं, उनके सामने आप आइसक्रीम ला करके रख दो, क्या होगा? बच्चे जो है आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लग जाएंगे। आइसक्रीम उनके लिए क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। तो उद्दीपक कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जिसके कारण से हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हो, हमारे अंदर भावनाएं प्रकट हों, तो वह उद्दीपक कहलाता है, ठीक है। तो जेम्स लेज का सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि वातावरण से उत्पन्न होने वाले उद्दीपक आंतरिक अंगों में परिवर्तन को जन्म देते हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में संचलन की शुरुआत होती है और हमारे संवेग बाहर प्रकट होते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स एवं कार्ल लेंज हैं। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव से है। संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध किससे है? तो कारण एवं प्रभाव से। अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिएगा इसको। आप रास्ते में चलते जा रहे हो, अचानक से एक सांड इस तरह से छलांगे मारता हुआ आपकी ओर आ रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी? तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जैसे आप देखोगे बीपी बढ़ जाएगा, एलिवेटेड परस्पायरेशन लेवल, बहुत ज़्यादा पसीना छूटेगा शरीर से। आप वहाँ पर आपकी स्थिति क्या होगी कि जल्दी से यहाँ से भागो। शारीरिक अनुक्रियाएं जैसे कि रक्तदाब का बढ़ना, पसीना आना, चेहरे का सूखना, हृदय की धड़कन बढ़ना इत्यादि का संबंध हमारे शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तन से है, जो आंतरिक एवं बाह्य रूप दोनों रूपों में होता है, ठीक है। तो ये जेम्स लेंज का सिद्धांत ये बताता है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो परस्पर प्रक्रिया है, ये पहले घटना हुई, इसके बाद कार्य करने के लिए उत्तेजना, इसकी व्याख्या हुई और फिर संवेग की उत्पत्ति हुई, ठीक है। पहले स्टिमुलस आया और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले, ठीक है, और तब परसेप्शन ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेज आया और इसके बाद इमोशन एक्सपीरियंस्ड हुआ। इसको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज एक बार फिर से आया है, चलिए दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। अगला सिद्धांत है कैनन बार्ड का सिद्धांत। यह सिद्धांत वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड के द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में दिया गया था। जेम्स लेंज ने जो कहा था कि पहले स्टिमुलस आता है, इसके बाद शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं, तो कैनन एवं बार्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखते, इसके बावजूद यह किसी उत्तेजित भावनाओं में भी अनुक्रिया करता है। यह सिद्धांत बताता है कि संवेगात्मक अनुभव, संज्ञानात्मक परिवर्तन और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक व्यवहार एक साथ होते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से उन्होंने की। कैनन बार्ड का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संवेगों की पूरी प्रक्रिया थैलेमस द्वारा विनियमित की जाती है। थैलेमस क्या है? तो थैलेमस हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, थैलेमस होता है। ये इसका पिक्चर इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जूम करके। ये हमारा थैलेमस है, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये थैलेमस कहलाता है और यही सारा कुछ कंट्रोल करता है। ये हमारे तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है
तो इन्होंने क्या कहा केनेनवार्ड ने कि संवेगों की पूरी प्रक्रिया थैलेमस द्वारा विनियमित की जाती है। जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो थैलेमस का होता है, जो संवेग पैदा करने वाले उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली उत्तेजना के प्रत्यक्षण के बाद इस जानकारी को एक साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मांसपेशियों और अनुकंपी तंत्रिका के साथ साझा करता है। जैसे कि यहाँ पे एक देखिए एग्जाम्पल में, ये स्टिमुलस है, एक खूंखार कुत्ता है, ठीक है। इस खूंखार कुत्ते को अगर आपने देख लिया, अचानक से रास्ते में चलते जा रहे थे, खूंखार कुत्ता आ गया भौंकते हुए, तो अब इसको देखने के बाद ये स्टिमुलस हो गया। हमारे दिमाग में जो थैलेमस है, इसमें जो एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा, उसके बाद मांसपेशियों और अनुकंपी तंत्रिकाओं में जाएगा और एक साथ जाएगा, ठीक है। तो जो इमोशन हुआ, फियर उत्पन्न हुआ, फिर फिजियोलॉजिकल एराउजल हुआ, जो भी चेंजेज आए, ठीक है, जिसमें इंक्रीज्ड हार्ट रेट शामिल है, बीपी शामिल है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स तब पिछले अनुभवों के आधार पर कथित उत्तेजना की प्रकृति को निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया संवेग के व्यक्तिपरक अनुभव को निर्धारित करती है। थैलेमस एक ही समय में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को शारीरिक उत्तेजना प्रदान करता है और व्यक्ति को भागो या सामना करो की कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप भागिएगा वहाँ से या फिर सामना कीजिएगा। तो इन दोनों की कार्रवाई के लिए थैलेमस तैयार करता है। तो इसमें घटना स्टिमुलस हमारे सामने आया तो साथ साथ कार्य करने की उत्तेजना और संवेग उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बात करता है, ठीक है। तो वह फिर से यहाँ पे थैलेमस का जो चित्र दिखाया गया है, मैं इसे जूम कर देना चाहूँगा। तो थैलेमस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन में, जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, स्केक्टर श्विंगर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत वर्ष 1950 में दिया गया था। यह एक संज्ञानात्मक विधि है जो संवेग के चरणों को समझने की एक कला है, जो कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। स्टैनली स्केक्टर और जीरोम सिंगर के अनुसार संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत जो स्केक्टर सिंगर सिद्धांत कहलाता है, इसको देने वाले थे स्टैनली स्केक्टर और जीरोम सिंगर, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिकों का नाम है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक कारक संवेगों तथा मनोदशाओं के विभिन्न चरणों को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत उत्तेजनात्मक घटनाएं, अवधारणा तथा व्याख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि सूचना प्रसंस्करण का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि संज्ञान तथा संवेग बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवेग पुनः भाव एवं भावात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करता है। और एक पिक्चर यहाँ पे स्केक्टर एंड सिंगर्स टू फैक्टर थ्योरी को समझाने के लिए, द्विकारक सिद्धांत को समझाने के लिए यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है, सॉरी, यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कि जंगल में घूमने जा रहा था, अचानक से उसे भालू दिख गया, ठीक है। ये स्टिमुलस काउजेज फिजिकल एराउजल। जैसे ही इसे भालू दिखा तो इसके शरीर में क्या हुई, फिजिकल एराउजल होने शुरू हो गए, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंसेस चेंज होने शुरू हो गए। वी कॉग्निटिवली लेवल द फिजिकल रिस्पॉन्स एंड एसोसिएट इट विद एन इमोशन। तो हम लोग इसको इमोशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। वी फील द इमोशन, इसके बाद हम लोग इमोशन को फील करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस को देखा, स्टिमुलस को देखते के साथ फिजिकल एराउजल हुए और उसके बाद दिमाग ने काम किया कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ चीज़ देख लिया, अब इससे बचना होगा। अब इससे बचने के लिए संवेग उत्पन्न हुआ और वहाँ से वो भागा, है ना। तो स्टिमुलस से फिजिकल एराउजल हुआ पहले,
फिजिकल एराउजल के बाद इमोशन ने काम किया, दिमाग ने काम किया, कॉग्निटिव लेवल उसका काम किया, वर्क किया, उसके बाद फिर इमोशन ने उसको भागने पे मजबूर किया, जो कि मूल प्रवृत्ति हमारे क्या है, पलायन है, escape करो यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से यह सिद्धांत बताता है। अब संवेगों के घटक कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है शारीरिक परिवर्तन। जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे हृदय गति और रक्तचाप का बढ़ जाना, पुतली का बड़ा हो जाना, सांसें तेज हो जाना, मुंह का रूखा हो जाना, पसीना निकलना, है ना, इस तरह की चीज़ें होती है, फिजिकल चेंजेज हो जाती हैं संवेगों के घटक के रूप में, इसको हम लोग समझते हैं। दूसरा है व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति। इसका तात्पर्य बाहरी और ध्यान देने योग्य चिन्हों से है जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे के हाव भाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना एवं कुर्सी पर अचानक बैठना सम्मिलित है। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग हैं। चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, दुख, आश्चर्य, घृणा एवं प्रसन्नता। ये संवेग अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं तो आप उसका चेहरा देख करके पता कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है चेहरे की अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यह संवेग विश्व भर के लोगों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, सभी मनुष्यों के लिए ये समान होते हैं। इसके बाद तीसरा है संवेगात्मक भावनाएं। संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हों। हम संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्रसन्न, दुखी, क्रोध, घृणा आदि। हमारे पूर्व अनुभव और संस्कृति जिससे हम जुड़े हुए हैं हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। जैसे अचानक कोई बिच्छू दिख जाए तो हम डर जाते हैं और उसे मारने का प्रयास करते हैं। रास्ता चलते कोई मंदिर दिख जाए तो हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी संवेगात्मक भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। तो ये संवेग के घटक के रूप में 3 चीज़ें थी। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शारीरिक परिवर्तन, दूसरा व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, तीसरा संवेगात्मक भावनाएं, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का पेज पे फिर से आ गया है, तो इस बार रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग कर दीजिएगा। फटाफट से अब क्वेश्चंस को लेते हैं, समय बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है। बालक की उद्दीप्त अवस्था जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, किसी बालक में संवेग आवश्यक है, ज़रूरी है, क्योंकि संवेग बालक की उद्दीप्त अवस्था होती है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। ये दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे होगा सही। लेंगे अगला सवाल, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, कि अगर बच्चे की माँ बच्चे को गोद में ली हुई है और कोई व्यक्ति आता है जो उसके माँ की गोद से उसे ले लेता है तो बच्चा रोने लग जाता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है। तो बच्चा क्यों रोता है? ऑप्शंस हैं वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक दुश्चिंता, और इसके संदर्भ में ब्रिजेज ने अपना थ्योरी दिया है। ब्रिजेज ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चों में भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। चूँकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है, जिसके कारणवश वह दादी के गोद में आने पर संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लग जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं याद करना, गतिक प्रक्रमण, सहानुभूति देना, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है।
तो देखिए संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है सहानुभूति देना। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। संवेग किसी बालक में क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही है। प्रेरणा की भावना, ये भी सही है, प्रेरणा की भावना भी पैदा कर सकता है संवेग। और रुचि की भावना, रुचि का मतलब किसी चीज़ के प्रति इच्छा अपनी। तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चौथे विकल्प का चयन करेंगे, एक से अधिक। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यह कथन वुडवर्थ का है। अगला है भालू देखकर बच्चे के डर का कारण क्या है? भालू को देखने के बाद बच्चा अगर डर रहा है तो उसके डर का कारण क्या है? दैहिक परिवर्तन, दैहिक प्रतिक्रिया, संवेग, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका कारण है संवेग, उसके अंदर संवेग की उत्पत्ति हो रही है और वो डर रहा है। अगला सवाल है सकारात्मक संवेग के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, आपके मन में जो संवेग है वो सकारात्मक उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा भाग, मस्तिष्क का जो दो भाग होता है ना, मस्तिष्क आपका दो भागों में बटा होता है, बाएं और दाएं दो भाग में बटा होता है। तो कौन सा भाग सकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी है? तो बायां भाग, ये हमारा जो बायां भाग होता है वो सकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला सवाल आ गया नकारात्मक संवेग के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो चूँकि बायां भाग जो है वो सकारात्मक के लिए, तो दायां भाग हमारा नकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है संवेग व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? संवेग व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत क्या कहते हैं उसको, जघन्य अपराधी है जो ऐसा अपराध करके आया है और उसका कोई सबूत भी नहीं है, तो फिर उसके पॉलीग्राफी टेस्ट की जाती है ताकि पता चल सके कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। तो पहले पॉलीग्राफ वह मशीन है, वह यंत्र है जिसके मदद से संवेग और मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जाता है और पता कर लिया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोलते समय निश्चित व्यवहार जो है वहाँ पे, चूँकि संवेगों में निश्चित व्यवहार होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। तो जब झूठ बोलता है इंसान तो उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसका मापन पॉलीग्राफ से कर लिया जाता है और फिर पता चल जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। संवेग का आधार क्या होता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग के आधार के रूप में ये तीनों ही काम करते हैं, संज्ञानात्मक भी, शारीरिक और सांस्कृतिक, ये तीनों फैक्टर जो हैं इसके बेस होते हैं। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है निम्न में से नकारात्मक संवेग कौन सा है? देखिए सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग से हमारे शरीर में ह्रास होता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सकारात्मक संवेग से हमारी ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो हाई रहती है, हम खुश रहते हैं। ठीक है, चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। तो नकारात्मक संवेग कौन है? क्रोध, भय, दुश्चिंता, ये तीनों ही नकारात्मक हैं। ठीक है, क्रोध भी, भय भी और दुश्चिंता, ये तीनों नकारात्मक संवेग हैं। तो एक से अधिक वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। जब कोई बच्चा भालू को देखता है और वह भागना प्रारंभ कर देता है तब उसे डर महसूस होता है। इसमें भालू को देखना क्या है? घटना है, दैहिक क्रिया है, परानुभूति है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला विकल्प घटना। भालू को देखना घटना हो गया। ठीक है। संवेग की उत्पत्ति होती है घटना से, मूल प्रवृत्तियों से, परानुभूति से या फिर एक से अधिक। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकडूगल के थ्योरी को। मैकडूगल के अकॉर्डिंग संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और यही हमारा सही आंसर होगा। दूसरा विकल्प सही है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से, समझ बढ़ाने की तकनीक से, एक से अधिक या फिर कोई नहीं।
तो देखिए मन का मानचित्रण, मैपिंग ऑफ माइंड, ये हमारे मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है, पहले विकल्प को चेक करेंगे। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, समस्या, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, संवेग का प्रमुख तत्व ज्ञान है, अनुप्रयोग नहीं है, समस्या है, क्योंकि समस्या जब आती है तो संवेग ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। अनुप्रयोग, दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? एक टीचर है और उसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, जिसको क्या कहते हैं, EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट कहते हैं। ठीक है, EQ, जैसे IQ होता है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, उसी तरह से EQ होता है, इसको इमोशनल कोशेंट कहते हैं, भावनात्मक बुद्धि लब्धांक, वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो ये है, यहाँ पे देखिए पहला विकल्प कहता है वह उच्च बुद्धि वाली है। अगर उच्च बुद्धि वाली है तो उसका बुद्धि लब्धांक ऊंचा होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। ठीक है, EQ ऊंचा है, तो EQ अगर हाई है तो व्यक्ति बैलेंस उसका सबसे अच्छा होता है। ठीक है, वह भावनाओं के बीच, सिचुएशन के बीच बैलेंस बना करके रहता है। और हमारे विकल्पों में वो ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पांचवें विकल्प को सेलेक्ट करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सही उत्तर होना चाहिए था वह संतुलित व्यवहार वाली है। ठीक है, क्योंकि जिसका भावनात्मक बुद्धि लब्धांक अच्छा होगा उसका व्यवहार संतुलित रहेगा। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है? खेल का मैदान, सभागार, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान, उत्तम मतलब सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। तीसरा विकल्प हमारा सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? भावात्मक बुद्धि से संबद्ध कौन सा कौशल नहीं है? भावनाओं की आलोचना, बिल्कुल यही तो संबद्ध नहीं है। भावनाओं की आलोचना हम क्यों करेंगे भावात्मक बुद्धि में? कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये तो सही है, संबद्ध है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, यह भी भावात्मक बुद्धि से संबद्ध है। ये पहला विकल्प संबद्ध नहीं है, तो पहला विकल्प हमारा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित है? विचार करना, गतिक प्रक्रमण, समानुभूति देना, ये सही है। अगर आप समानुभूति देते हो, समानुभूति का मतलब क्या होता है? समानुभूति का मतलब जैसा हम अगर किसी सिचुएशन में हम किसी चीज़ के प्रति किसी तरह की अनुभूति लेते हैं और सामने वाला कोई व्यक्ति है वह भी उसी सिचुएशन में है, तो हम उसके भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम गुजरे हैं अगला व्यक्ति वह भी उसी सिचुएशन में है, तो हम उसके जैसी अनुभूति खुद में कर सकते हैं, और इस सिचुएशन को कहते हैं समानुभूति। ठीक है, तो समानुभूति यानी कि एम्पैथी, तो समानुभूति जो है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही विकल्प है ये तो, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वे अनुभव कर रहे हैं कि वे भी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो वे बहुत ही प्रभावी ढंग से सीखेंगे वहाँ पे। अगला प्रश्न, अगला विकल्प है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, तो वहाँ पे बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखेंगे। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है।
बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। देखिए संवेगात्मक समायोजन कहाँ कहाँ प्रभावी होता है? व्यक्तित्व निर्माण में बिल्कुल है, क्योंकि संवेगात्मक समायोजन अगर अच्छा होगा तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। कक्षा शिक्षण में भी वो समायोजन बेहतर होता है और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। तो तीनों विकल्प हमारे यहाँ पे सही हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? चौथे विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से संवेग से संबंधित कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। संवेग में तीव्रता पाई जाती है, लेकिन तीव्रता की मात्रा में अंतर होता है। ये तो सही है। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि संवेग से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है जब हम किसी महापुरुष की कहानी को सुनते हैं या अपने सामने रियल हीरो को देखते हैं जिन्होंने अपने बदौलत, अपने दम पे समाज में बदलाव लाया, क्रांति लाई, तो उनसे इंस्पायर होते हैं और हमारे अंदर इमोशन जागृत होता है कि हम भी उनके जैसा कुछ करें, बने और हम भी काम करने लग जाते हैं। तो कार्य करने की प्रेरणा तो मिलती है। यहाँ पे कह रहा है कि कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, तो ये गलत होगा। ठीक है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवेग से कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। अरे दोनों ऑप्शन तो सेम हो गए। यहाँ पे एक विकल्प इसको हम सही मानेंगे। अगला सवाल, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से? तो देखिए 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ हैं और सभी से एक एक संवेग संबंधित है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्तियों से जो उत्पन्न होने वाले मूल संवेग हैं उनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा हर एक बच्चे के अंदर होती है और इसका संबंध आश्चर्य से है। भय से नहीं, घृणा से नहीं, आश्चर्य से है। तीसरा विकल्प हमारा सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? कुछ अभिप्रेरणा जन्मजात होती है, आंतरिक होती है, कुछ बाह्य होती हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, अब ये उपलब्धि की आवश्यकता आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, ये बाहरी रूप से इफेक्ट करती है हमारे को, तभी हम अपनी उपलब्धि के लिए काम करते हैं। प्यास, ये हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा। जब भी हम प्यासे होंगे तो हमें प्यास लगेगी, बहुत समय से अगर पानी नहीं पिए प्यास लगेगी। काम की भावना हर एक जीव में है, न केवल मनुष्य में, हर एक जीव में, हर एक संतति में है। तो यह मूल प्रवृत्ति है। प्यास मूल प्रवृत्ति है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता ये मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को प्रयास करना चाहिए। आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का, आत्म प्रेरणा का एक से अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आसान सा सवाल है। अगर आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण पाना है तो आपको आत्मचेतना का, आत्मनियंत्रण का और आत्म प्रेरणा का, इन तीनों ही का प्रयास करना होगा, तभी आप अपने संवेगों पर नियंत्रण कर सकिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा विकल्प सही, एक से अधिक, है ना। अगला सवाल, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये मैकडूगल ने कहा था, जिन्होंने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियों को बतलाया और उनसे संबंधित एक एक संवेग को बतलाया। मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात होती है, केवल कलाकारों में एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और यह जन्मजात होती हैं। इसे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्कूल में जाकर के सीखना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद डेवलप हो जाता है इंसान में। निम्न में से संवेग से संबंधित कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है? संवेगों की प्रकृति भावात्मक होती है, ये तो सही है। संवेग में व्यक्तिकता नहीं होती है, संवेग में व्यक्तिकता नहीं होती है, संवेग में व्यक्तिकता होती है। संवेग से व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, ये भी तो सही है।
ये दूसरा विकल्प जो है, संवेग में वैयक्तिकता नहीं होती है, ये तथ्य संवेग से सम्मिलित नहीं है। संवेग में भी वैयक्तिकता होती है। अगला सवाल, शैशव अवस्था में भय डैश होता है, प्रारंभ होता है, सामान्य होता है, सर्वाधिक होता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो शैशव अवस्था में भय प्रारंभ होता है, सर्वाधिक नहीं होता है, प्रारंभ होता है, वहाँ से शुरुआत होती है, शैशव अवस्था से ही शुरुआत होती है, क्योंकि उस अवस्था में बच्चे को भय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे वो बड़े से ही डरना सीखते हैं, बड़े ही उन्हें डराना शुरू करते हैं और तब वो डरना शुरू करते हैं। तो प्रारंभ होता है, यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही है। आज का क्लास हमारा यहाँ पे होता है संपन्न। क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।